अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कैलकुलेट करनी है किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी ना, आज हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होती है उसका फार्मूला क्या होता है। मैं आपको याद करवाता जाऊं कि हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था क्लास में कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखें तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करती है। वो हमने क्लास में उसको प्रूव किया था, F बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, ये आज हमने सीखना है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू विच कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये जो मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? मूविंग चार्जेस के ऊपर। जो कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्जेस होते हैं ना, उनके ऊपर वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर क्यों एक्ट करती है कि उस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस होते हैं, उस कंडक्टर में चार्जेस मौजूद होते हैं। देखें, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो उस कंडक्टर में मैंने बोला था कि करंट फ्लो होता है, तो करंट के जब करंट जैसे करंट उसमें से फ्लो होता है, हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट होती है। ठीक है। कि मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसके ऊपर। अब वो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर क्यों लगी? क्योंकि वो एक कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होता है। वो जो चार्ज फ्लो करते हैं ना कंडक्टर के ऊपर, एक्चुअली उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है। जब उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है तो हमारे कंडक्टर के ऊपर जो है वो फोर्स लगती है। ठीक है। अच्छा जी। अब ये मैंने आपके सामने एक जो है ना रॉड है उसको शो करवाया हुआ है, यूनिफॉर्म रॉड को, जिसकी लेंथ एल है। ठीक है। ये मैंने एक रॉड शो करवाया है। ठीक है। ये एल उसकी लेंथ को शो करवा रहा है और ये ऊपर की तरफ मैंने तीन एरोज के निशान लगाए हैं। ठीक है। ये जो तीन एरो है ना, ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को शो करवा रहे हैं। मतलब हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक है। और ये हमारे पास उस रॉड जो है उसकी लेंथ है। ठीक है। तो अब अगर देखें, रॉड की लेंथ ये हो इस डायरेक्शन में जो मैंने एरो को हेड लगाया हो, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो, तो ये देखें मैंने इसके अंदर एक वो आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने फोर्स की डायरेक्शन को शो किया हुआ है। अगर ये बी अपवर्ड हो, वी इस तरफ हो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। व्हाट इज दिस? इसको अंडरस्टैंड करें। देखें, यहां पर ये बताया गया है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, और हम किसी भी चार्ज को छोड़े, मैग्नेटिक जो रॉड है उसमें अगर हमारे चार्जेस जो मूव करें, वो कैसे मूव करें? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में। देखें, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी उसी तरफ हमारे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे ना। तो बताया ये जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो, आपके चार्जेस की डायरेक्शन ये हो, तो उन चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। व्हाट इज राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल ये है कि अपने राइट हैंड को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें और उसको रोटेट करवाएं बी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका जो इरेक्ट थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन फिर जो है वो हमारे पास ये बनेंगे। अब स्पेस में हम बना नहीं सकते। एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स आनी है वो स्पेस में आनी है ना, जो वी और बी का जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर आएगी। लेकिन हम बोर्ड के ऊपर टू डायमेंशनल में फोर्स को ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये शो करवाएगी। इस फोर्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फोर्स है वो आउटवर्ड है, वी और बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब हमने वो अपनी कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा टास्क है, वॉल्यूम ऑफ वायर सेगमेंट। ये जो हमने वायर सेगमेंट लिया उसका वॉल्यूम, उसको मैंने ए एल से शो किया। ए एल से शो क्यों किया गया? वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है।
या हम वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसलिए एल हमने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन सेगमेंट एन ए एल, तो ये जो सेगमेंट एल ए एल है ना, सेगमेंट का वॉल्यूम ए एल है, उसमें जो चार्ज कैरियर है वो एन ए एल चार्ज कैरियर है। ठीक है, मैं फिर से बोलूं कि ये जो सेगमेंट ए एल है ना, उसमें जो हमारे चार्ज कैरियर हैं उनकी तादाद जो है वो एन ए एल है। मतलब ए एल वॉल्यूम है, एन उसमें चार्जेस की तादाद है कि ए एल वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं मौजूद हैं, उनकी तादाद क्या है, वो एन ए एल है। ठीक है, अच्छा भी लेट क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर। क्यू जो चार्ज है वो एक मैग्नीट्यूड है चार्ज का हर चार्ज कैरियर के ऊपर। देखे ना, अब ये जो रॉड है, सेगमेंट है, इसमें पता नहीं कितने चार्जेस हैं, हमने लिखा है कि एन ए एल। ठीक है, अब जो एक चार्ज है, उस एक सिंगल पार्टिकल जो है, एक सिंगल चार्ज है, उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, वो उसको हम क्यू लिखते हैं। लेट क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज कैरियर, कि हर चार्ज के ऊपर जो हर पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसको वो क्यू है। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं, वो एन ए एल है, और हर के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है। तो देखें, एक के ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने, एन ए एल। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा, उसको हम डेली क्यू से लिखेंगे, क्यू एन ए एल। एक के ऊपर चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, और वो जो एन ए एल है उनके ऊपर जो सारा चार्ज है वो क्या होगा, क्यू एन ए एल। ठीक है, देखे ना, जैसे हम बोलते हैं कि वन क्यू जो है वो वन चार्ज को शो करवा रहा है। अगर हमने पांच चार्जेस का, पांच पार्टिकल का चार्ज कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 का करना हो तो 10 को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमने एन ए एल चार्जेस, जो चार्ज पार्टिकल है, हमें उनका चार्ज चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, डेल क्यू बराबर क्यू एन ए एल। हमें पता है कि करंट का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर डेल क्यू ओवर डेल टी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमने थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेशन करनी है, मैथ की हेल्प लेनी है। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एस इज इक्वल टू वी टी। हम, मैं एस को एल लिख सकता हूँ क्योंकि एस को हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए यूज करते हैं। एस को मैंने एल लिख दिया, वी और टी को मैंने डेल टी से रिप्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो डेल टी है। वैसे भी जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम डेल टी लिखते हैं। एल ओवर वी करेंगे तो हमें डेल टी मिल जाएगा। ठीक है, डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्यू एन ए एल, डेल टी की हमने निकाल ली एल ओवर वी। सर जी, ये वैल्यूज जो हैं हम डेल टी की और डेल क्यू की इस करंट वाले फार्मूले में पुट करेंगे। डेल क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू एन ए एल, डेल टी को क्या लिखेंगे, एल ओवर वी। एल से कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आई बराबर क्यू एन ए वी। करंट हमें मिल गया। अब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, एफ एल बराबर आई इंटू एल क्रॉस बी। कि एक पूरे कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला ये है। आज हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि उस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी। ठीक है, तो आई हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यू एन ए वी, यहां पर हम उस आई को पुट कर देंगे, क्यू एन ए वी एल क्रॉस बी, ये मैंने शो करवाया कि ये हम आई की वैल्यू हमने पुट की है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बन जाएगी, क्यू एन ए वी एल क्रॉस बी। इसको मैं एक विशर का नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। देखें, अब यहाँ पर मैं वो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा वो ओवरकम करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ जी, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी वी। ये बात समझ लें भी कि क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एल है ना, लेंथ एल, सॉरी एल की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। इसको इसका मतलब क्या है ये समझ लें। तो ये ना, मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा बोर्ड की। यहाँ पर ना वो कैमरे की लाइट पड़ रही है तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। चलो मैं समझा देता हूँ, मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा तो आप वहां से इसको रीड कर लीजिएगा।
अच्छा, अभी इस बात को समझें, ये लिखा है कि जो डायरेक्शन ऑफ लेंथ एल है और वी की है वो सेम है। क्यों? वो कैसे सेम है, कैसे पॉसिबल है? देखें, जब किसी चीज की डायरेक्शन फिक्स होना, चाहे वो स्केलर है, तो हम उसको वेक्टर ले सकते हैं, ये हमारी फिजिक्स कहती है। ठीक है, और ये बात ठीक है। अगर किसी चीज की डायरेक्शन एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन फिक्स है तो हम उसको वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसको हम स्केलर ले सकते हैं। तो इस लेंथ को हम स्केलर ले सकते हैं। हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा करेंगे। मैथ में हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। तो देखें, अब हम बोलेंगे कि जो लेंथ की डायरेक्शन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सेम है। वैसे भी हमें नजर आ रहा है डायग्राम से अगर देखें तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है? एल यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? वी यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन लेंथ की है वही हमारी वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर की है। ठीक है, तो ये बात हमने ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे कि एल यूनिट वेक्टर जो है वो वी यूनिट वेक्टर के बराबर है। हाँ, हम ए वेक्टर, हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि एक वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है? अपने मैग्नीट्यूड के और अपने यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो एल वेक्टर है वो किसके इक्वल है? एल वेक्टर हमारे पास है एल का मैग्नीट्यूड और एल यूनिट वेक्टर, इन दो चीजों के एल प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है कि ए किसके बराबर होता है? ए का मैग्नीट्यूड ए यूनिट। अब देखो, ऊपर मैंने ये एक कंडीशन अप्लाई की है कि जो हमारे पास एल यूनिट वेक्टर है वो वी के यूनिट वेक्टर के इक्वल है। तो यहां पर जो एल यूनिट वेक्टर है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? वी यूनिट वेक्टर जो है उसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ हमने v से मल्टीप्लाई करना है। इधर से भी v से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी v से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वी एल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या बनेगा? वी एल वी यूनिट वेक्टर। इस v को, अगर यूनिट वेक्टर के v को अगर हम बाहर निकालें तो v बराबर v v यूनिट l। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखें, इसको हम v और v यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? v वेक्टर लिख सकते हैं, v वेक्टर। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एल वेक्टर था। एल वेक्टर किसके बराबर है? एल का मैग्नीट्यूड और एल की डायरेक्शन। अब हमें पता है कि एल यूनिट वेक्टर वी के बराबर है। यहाँ इस एल यूनिट वेक्टर के बराबर मैंने वी को रिप्लेस कर दिया। अब इस इक्वेशन के इधर भी मैंने वी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी वी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वी एल वेक्टर वी एल वी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इस यूनिट वाले वी को मैंने बाहर बाहर ले आया, एल आगे चला गया, तो वी यूनिट वेक्टर वी वी यूनिट वेक्टर इंटू एल बन जाएगा। अब देखें, ये जो v और v यूनिट है ये क्या बन रहा है? ये एक वेक्टर v बन रहा है। ठीक है, उसको मैंने ये लिखा हुआ है। वी एल वेक्टर किसके बराबर है? v यूनिट वेक्टर v वेक्टर l के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लें। हमने किया क्या कि हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की। ट्रिक क्या हमने इस्तेमाल की? हम ये चाह रहे थे कि यहां पर हम क्या करें, वेलोसिटी को अंदर लेके जाएं और एल को बाहर लेके आएं। ठीक है, तो लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये था कि वेलोसिटी हमारे पास, यहां पर ये वेलोसिटी नहीं थी, ये स्पीड थी। हम स्पीड को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे और लेंथ को बाहर ले आएंगे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वी एल वेक्टर जो है वो किसके बराबर बन जाएगा? वी वेक्टर एल। मतलब ये हुआ कि जहां पर वी एल वेक्टर आएगा वहां पर हम वी वेक्टर एल लिख सकेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन वन हमने लिखी थी। ठीक है, इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी? ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो एफ एल हमारे पास क्या है? क्यू एन ए वी एल क्रॉस बी। ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन वन का नाम दिया था। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, मैं इस वी वेक्टर को आगे ले जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, ये वी को मैं ले जाऊंगा अंदर ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगा? वी एल वेक्टर क्रॉस बी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगी ये वाले। वहां पर वी एल वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? वी वेक्टर एल। ये देखो मैंने लिखा हुआ वी एल वेक्टर, और इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? वी वेक्टर एल क्रॉस बी। ये मैंने साथ हिंट भी दिया। अब ये एल बाहर आ जाएगा, एफ एल बराबर क्यू एन ए एल वी क्रॉस बी। तो ये वो मैग्नेटिक फोर्स है
जो उस रॉड में जितने भी चार्जेस मौजूद हैं उनके ऊपर लगेगी। और वो चार्जेस कितने थे? वो NaL चार्जेस थे। जो NaL चार्जेस हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ये फोर्स है, उसका फार्मूला ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन हमने जो फार्मूला कैलकुलेट करना है वो हमने एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर 10 चीजों की कीमत जो है वो 100 रुपया हो तो एक की हम कैसे निकालते हैं? 100/10 कर देते हैं। इसी तरीके से अभी हमने फोर्स निकाली जो एक चार्ज पे लगती है। ठीक है, तो उसकी मैंने एग्जांपल दी कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस टोटल फोर्स को हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से डिवाइड कर देंगे, जितने चार्जेस मौजूद हैं उस रॉड में। और वो रॉड में कितने मौजूद हैं? NaL, FL/NaL। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर हम कैसे निकालेंगे? F को हम क्या लिखेंगे? FL/NaL। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने फोर्स निकाली है एक चार्ज के ऊपर लगने वाली, लेकिन जो NaL चार्जेस हैं उनके ऊपर लगने वाली फोर्स का फार्मूला हमने जनरेट कर लिया ये वाला। तो उस टोटल फोर्स को हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो एक चार्ज की फोर्स आ जाएगी, FL/NaL। ठीक है, FL का फार्मूला हमारे पास है QNaL V क्रॉस B। NaL से NaL कैंसिल, तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस B हमारे पास बन जाएगा। दिस इज द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन एनी चार्ज कैरियर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वो रिलेशन है, एक चार्ज किसी भी चार्ज कैरियर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उसके ऊपर लगने वाली ये फोर्स का फार्मूला आपके सामने है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो आप F को Q को क्या लिखेंगे? प्लस E इंटू V क्रॉस B। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का फार्मूला बताएं जी, तो वो क्या लिखेंगे? F बराबर माइनस E V क्रॉस B। फार्मूला यही रहेगा, चार्ज अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस E, अगर माइनस होगा तो माइनस E आएगा। अब हमने लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर हमने फाइंड की बाय यूजिंग राइट हैंड रूल के प्लेस योर राइट हैंड इन फर्स्ट वेक्टर, rotate your finger in direction of second vector, and your erect thumb will be in the direction of third vector that represent the force। अब हमने बताना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स हमें मैक्सिमम कब मिलेगी और मिनिमम कब मिलेगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये टॉपिक का हिस्सा भी है। तो अगर मैं इस Q इंटू V क्रॉस B को एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा? QVB साइन थीटा। ठीक है, तो देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है। तो हमें पता थीटा जब मैक्सिमम कब हो, साइन हमें मैक्सिमम वैल्यू कब देता है? 90 पे देता है ना। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फोर्स हमारी मैक्सिमम होगी। देखिए हम जीरो नहीं ले सकते, क्यों? हमें पता है साइन 0 होता है, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं थीटा को 90 पुट करूंगा तो QVB साइन 90, तो F बराबर QVB। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है? QVB। ये जो फार्मूला है ये फोर्स का है जो किसी भी चार्ज कैरियर पर एक्ट करती है, या ये ना मिनिमम फोर्स का या ना मैक्सिमम फोर्स। ये एक फोर्स है, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, तो वो ये है Q इंटू QVB। ठीक है, अब बात होगी मिनिमम फोर्स की। मिनिमम फोर्स मतलब क्या है? जीरो फोर्स। और जीरो फोर्स कब लगेगी? जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री पे छोड़ेंगे। QVB साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। हमने 0 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें नजर आ रहा है, हमारी इक्वेशन बता रही है कि साइन 0 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। ठीक है, तो ये देखें, हमने ये बात भी डिस्कस की कि हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब मिलती है और मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब मिलती है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक और वे में समझाता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम, हम एक चार्ज पार्टिकल है उसको हम कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे कि उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे। आप ये बताएंगे, अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ते हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगती है। लेकिन अगर किसी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल छोड़ोगे तो आपके चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो हमेशा किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तब एक्ट करती है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ते हो। ठीक है, अगर आप यहां पर आप ये भी ऐड कर, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो फिर भी फोर्स मिनिमम होगी। तो फोर्स मिनिमम कब नहीं लगेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर? जब आप उसको 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ेंगे। हाँ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी? जब आप उसको 90 डिग्री पे छोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, अगर आप उसको 40 डिग्री पे छोड़ेंगे या 30 पे छोड़ेंगे या 20 डिग्री पे छोड़ेंगे, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी, लेकिन उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 कब होगी? अगर आप उसको पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़े या एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इधर इधर से चार्ज को भेजेंगे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगी, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चार्जेस को भेजेंगे तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। इसको आप अच्छी तरीके से समझें, इसको रीड भी करें, मैं बोर्ड की पिक भेज दूंगा। ठीक है।